वित्तीय एवं सहकारी क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। आपने पुणे विश्वविद्यालय से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है और एक प्रमुख सहकारी बैंक में लगभग 10 वर्षों तक सीईओ के रूप में सफल नेतृत्व किया है। आपने न केवल संस्थाओं का नेतृत्व किया है, बल्कि अनेक कठिन परिस्थितियों में संस्थाओं को सही दिशा देकर उन्हें पुनर्सशक्त बनाने का कार्य भी किया है। सहकारी बैंक, पत संस्था तथा एनबीएफसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। श्री दहेड़कर जी ने अब तक 125 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 20,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में आप 30 से अधिक पद संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों के कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और विशेष रूप से मार्केटिंग, कर्ज वसूली तथा बैंकिंग सुधारों पर आपका गहन अध्ययन एवं मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। श्री मंगेश दहेड़कर जी विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल एमसीडीसी पुणे, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ठाणे, सहकार भारती प्रशिक्षण संस्था कराड, राष्ट्रीय मल्टीस्टेट फेडरेशन, पुणे जिला पद संस्था फेडरेशन के साथ प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप आधुनिक समय के अनुरूप एआई आधारित प्रशिक्षण और बैंकिंग नवाचारों पर भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में श्री मंगेश दहेड़कर जी एक गोल्ड लोन कंपनी में संचालक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी विशेषज्ञता में राजनीतिक नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रशिक्षण एवं विकास प्रमुख रूप से शामिल है। आज के इस सत्र में हमें विश्वास है कि श्री दहेड़कर जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं उपयोगी रहेगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय श्री मंगेश दहेड़कर जी का स्वागत करती हूँ। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए गिरीश सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप और हमारे लिए एक मंच है जहाँ पे हम पिछले महीने लिस्ट सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, आगे वाले महीने में आप लिस्ट सॉफ्टवेयर से क्या उम्मीद रख सकते हैं, इन चीज़ों के अलावा कोशिश करते हैं हम एक विशेष अतिथि को बुलाएं और आप तक एक विशेष टिप्पणी पहुंचाएं। तो ये संवाद में भी हम वही करेंगे और मैं अपनी बात आप तक रखने के लिए एक प्रेजेंटेशन का सहारा लूंगा। अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और राम हमें और शक्ति दे और शांति दे और हमें आगे बढ़ने की चेतना दे। तो जो लोग लिस्ट सॉफ्टवेयर से नए जुड़ रहे हैं उनको 1 मिनट में मैं बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट सर्टिन एम्पैनल्ड वेंडर से सर्टिफाइड है। हम लोग ISO 9001 2015 का सर्टिफाइड हैं। उसी हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट और प्रोसेसेस चलाते हैं। हम 20 साल से हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन बैंकिंग क्षेत्र में चला रहे हैं और ये जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है ये हमारा मेन बिजनेस है और हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन कस्टोडियन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा भी जैसे RBI के गाइडलाइंस आते गए हम एड ऑन्स को भी बनाते गए। तो आप देखोगे कि लिस्ट वेबसाइट पे जाके देखोगे तो हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अलावा एक बैंक को और सोसाइटी को चलाने के लिए एड ऑन्स जो चाहिए वो सारा भी हम अपना तरफ से बनाते हैं। पिछले 3-4 सालों से हम ये देखते हैं कि
आरबीआई चाहता है कि बैंक और सोसाइटीज क्लाउड से चले, तो हमारी क्लाउड का जर्नी लगभग 6 साल से चला रहे हैं। लगभग 30 से ज़्यादा बैंक्स, 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस हमारे क्लाउड से चलते हैं। तो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपके बैंक के डेटा सेंटर में भी चल सकता है और क्लाउड पे भी चल सकता है। ये सारा करने में जो हमने पिछले 20 साल से जो लगातार एक्सपीरियंस लिया है वो हमारे पास है, और किसी को भी लिस्ट सॉफ्टवेयर का कोर बैंकिंग सोल्यूशन में अभिरुचि हो या हमारे एड ऑन्स में, वो हमें रीच आउट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने हमारे लिए कैसा था, फरवरी में हमने क्या किया है। तो हर बार की तरह मैं फिर इस बात को 6 अलग अलग पॉइंटों में रखूंगा। पहले पॉइंट कस्टमर डिलाइट्स की हैं। क्या चीज़ों को हमने पिछले महीने किया जिसके चलते आपको बहुत सारा हमारी तरफ से सहूलियत मिलने वाली है। उसमें से मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग और लोन ओरिजिनेशन सिस्टम जो हमारे पार्टनर प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम अलग अलग नए कस्टमर के साथ हम पहुंचा पाए। हमें इस बात से बहुत खुशी होती है कि हम अपने पार्टनर के प्रोडक्ट्स को भी उतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर प्रोडक्ट्स आपको अपनी बैंकिंग चलाने में, सोसाइटी चलाने में मदद करेगी। ये नहीं है कि आप लिस्ट के कस्टमर हैं या लिस्ट के कस्टमर होंगे तो सिर्फ लिस्ट के ही प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगा कि आपको वो सब हम करके दें जो आपको सोसाइटी या बैंक चलाने के लिए लगता है। उसी के चलते जो आरबीआई का गाइडलाइंस है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके चलते उन्होंने जो नया वाला गाइडलाइंस निकाले हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट हो या जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो, ये दोनों में हमने थोड़ी प्रगति की है। हम बहुत जल्द इसमें हमारे एड ऑन्स या टॉपअप क्या रहेगा इसके बारे में आप सभी को जानकारी शेयर करेंगे। हमारा क्लाउडिफिकेशन जो एक एक्सरसाइज है, पिछले 3 साल से ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हम उन बैंकों को और सोसाइटीज को मदद करते हैं कि वो ऑन प्रीमाइस से क्लाउड में जाना चाहते हैं। उसके चलते डेटा लॉस प्रोटेक्शन और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, ये दोनों को भी हम अभी क्लाउड पे लेके आए हैं। अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो डेटा लॉस प्रोटेक्शन हो या प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट हो, तो हमारे सेल्स टीम के साथ आप रीच आउट हो सकते हैं, और हमें खुशी रहेगा कि आप ये जो सुविधा है ये भी आप पा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा काम जो सीईओ डैशबोर्ड हमारे तरफ पहले से है हमारे कस्टोडियन में, हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन में, उसको और ज़्यादा फीचर्स हम बना रहे हैं। और उसके चलते मुझे लगता है कि अगले संवाद में मैं आपको सीईओ डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स और क्या चीज़ें हम सीईओ डैशबोर्ड में लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। दूसरा एरिया है कि हम आप तक सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब संवाद के थ्रू नहीं, बट बाकी सभी सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो पिछले महीने हमारे कंपनी के अंदर हमने एक क्रिकेट लीग बनाया और उसका भी सोशल मीडिया में पोस्टिंग किया था, और बहुत सारा प्यार हमें सोशल मीडिया से मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हम कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लोगे तो दूसरा कौन सा उसके साथ आएगा, ये सभी प्रमोशंस के बारे में भी आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं। हम उधर वो सारा इंफॉर्मेशन लगाएंगे, और हम आशा करते हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़े रहें। और हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने 4 महीने से हम इसके ऊपर जो फोकस बन के चल रहे हैं, तब हमारी इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सोशल मीडिया हमारा मेन मीडिया रहेगा जहाँ पे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल है इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी हम कुछ नया कंटेंट पब्लिश करते हैं तो आप तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। और इंजीनियरिंग में ये बात है कि इंजीनियरिंग वो है जो कस्टोडियन में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। पिछले महीने जो बहुत ज़्यादा बैंकों के रिक्वायरमेंट था
कि वो फैमिली और ग्रुप अकाउंट फैसिलिटीज़ को देखना चाहते थे कस्टोडियन में। तो हमें खुशी है कि पिछले महीने इसके ऊपर हमने काम किया और मुझे लगता है कि कुछ मतलब एटलीस्ट 5-6 बैंकों को हमने ऑलरेडी ये फीचर रिलीज भी कर दिया है। फैमिली और ग्रुप अकाउंट फैसिलिटी आपको कस्टोडियन के सारे चैनल्स में मिलेंगे, मोबाइल बैंकिंग चैनल्स में भी मिलेगा, एपीआई के चैनल्स में भी मिलेगा। इसके अलावा भी हमारा काम इस पे रहा कि हम मिनीफाई का जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत अलग अलग चैनल्स के लिए चाहिए होता है, चाहे आप व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, एसएमएस बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्रांच वाला चैनल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चैनल यूज़ कर रहे हो तो आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए होता है। लोन्स और एफडी के एसएमएस चैनल पे भी हमने काम करके लॉन्च किया है, तो आप कस्टोडियन में ये सारा फीचर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो आरबीआई का गाइडलाइन था कि हमारे सिस्टम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी बना पाए, उसका कैंसिल कर पाए। एक नॉमिनेशन पहले था जो ऑप्शनल था, अभी 4 ऑप्शनल नॉमिनेशंस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बग फिक्सिंग और रेगुलर बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज हमने इंजीनियरिंग में किया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हुए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और दूसरा डिपार्टमेंट है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। आगे चल के मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में और बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो हमारे कस्टमर्स है और हमारे एसएमएस मित्रा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके लिए खुशी की बात है कि हम मिनी स्टेटमेंट एसएमएस मित्रा में लेके आ रहे हैं और बीएएनएल जो बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप होता है वो भी हम एसएमएस मित्रा में लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एमटेक में आरबीआई के गाइडलाइन के चलते आई4सी के जो गाइडलाइन है, बीएएनएल के जो गाइडलाइन है, इसके रिलेटेड काम हुआ है और हमने कुछ बैंकों के साथ लाइव भी गए हैं। एक और चीज जो हमारे एमटेक में बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मैं इसके बारे में हर संवाद में बात करता हूँ। हमें लगता है कि आप सभी को भी मोबाइल बैंकिंग का चैनल बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो कस्टमर्स है वो बढ़ पाए। तो आपको हमारी तरफ से बहुत एडवांस्ड मोबाइल ऐप देखने को मिलेगा। आप अपनी कस्टमर्स को चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, मोबाइल ऐप देना चाहोगे तो मोबाइल ऐप के लिए हमारे पास ऑप्शंस है और वो ऑप्शंस के ऊपर हमारा काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसके अलावा भी एक और मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है 3 महीने पहले, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। तो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के भी बारे में भी बहुत सारा पायलट के रिलेटेड काम चल रहे हैं। एएमएल के एरिया में रिस्क कैटेगराइजेशन की जो दिक्कतें थी उसके ऊपर हमने काम करके उसको ऑप्टिमाइज कर दिया है। आज के दिन में आप देखोगे कि जो परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत सारे कस्टमर्स को हुआ था एएमएल के रिलेटेड वो फिक्स हो गई हैं। ये सारे अपडेट्स एमटेक की तरफ से थे। क्लाउड डिपार्टमेंट से अपडेट ये हैं कि हमारे 2 कस्टमर्स अपनी ऑन प्रेमाइज से क्लाउड पे आ गए हैं। बहुत सारे कस्टमर्स के लिए जो डीआर ड्रिल साल में 2 बार हम करके देते हैं वो हमने इस महीने में भी करके दिया। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा लॉस प्रोटेक्शन के बारे में जो मैंने बात की वो क्लाउड से चलते हैं, तो वो दोनों लाइव हैं और जिन बैंकों को और सोसाइटीज़ को ये दोनों में से एक या दोनों चाहिए वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन हमारी तरफ से लाइव है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंकों में साल ईयर एंड होने के कारण इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आईएस और आरबीआई के ऑडिट चल रहे हैं। जो भी हमें सपोर्ट देना होता है इन ऑडिट्स में हमारे लिए एक अलग सा टीम है और वो टीम आपके साथ काम कर रही है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी आरबीआई ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट आसानी से हो, बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लायंस न निकल के आए और उसके लिए जो सपोर्ट लगती है वो हम लगातार दे रहे हैं। आखिरी अपडेट पिछले महीने से ये है कि सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग 30 से ज़्यादा बैंक्स हमारा लेटेस्ट वर्जन जो हमने बेसलाइन किया है इसके ऊपर आ गए हैं। उनके प्रोडक्शन में
25416 का वर्जन चल रहा है और हम आशा करते हैं कि सभी बैंक और सोसाइटीज लेटेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर को चलाते रहें ताकि आपको अब तक का बग फिक्स और एनहांसमेंट आप तक पहुंचाता रहे। तो हम चाहेंगे कि आप बहुत लेटेस्ट वाला जो प्रोडक्ट हमारी तरफ से है उसका उपयोग करें। इसके अलावा भी सपोर्ट की टीम क्लाउड माइग्रेशन में भी इन्वॉल्व है और हम जो क्लाउड माइग्रेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन टीम आपके साथ काम करती हैं, आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमारा काम जो आप तक पहुंचती है उसमें सर्विस एक्सेलेंस करके प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग कि आपके सपोर्ट जो आपको मिल रहा है इसको और कैसे हम बेहतर कर पाएं, ये इसके बारे में हमारी कोशिश होती है। और आपको एक आज के दिन में भी एक और सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि आपके फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए क्या क्या हमारी तरफ से तैयारियां हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछले महीने बात किया है। आपको इनमें से किसी से भी कुछ आपको ज्यादा जानकारी चाहिए या तो अभी चैट विंडो पे आप क्वेश्चन पे भेज सकते हैं या आप हमारे तरफ हमसे जुड़ सकते हैं। आगे वाले महीने मार्च में हम क्या करने वाले हैं जिसके लिए आप हमें आगे चल के इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं, वो है पहला साल फॉर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को आ रहा है, उसके लिए आपको सपोर्ट लगेगा। तो हमने हर साल की तरह नया टीम बनाया है जिसके बारे में और थोड़ा जानकारी देंगे बाद में। इसके अलावा मेरा कुछ एक और बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए ये बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट हो गया है, सभी के लिए वो उस तरीके से देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो चल के आपके लिए कैसे उपयोगी होगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा इस बार भी और अगले बार भी। तो उसके लिए जो भी काम हमसे करना पड़ेगा उसके ऊपर हमारा काम चालू है। इन्वेस्टमेंट पायलट हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों को हमारे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में अभिरुचि है वो हमसे रीच आउट कर सकते हैं। जो हमारे बहुत कस्टमर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का पायलट हम बनाए हैं। लगभग 5 बैंकों को हमने पायलट बना के दिया है और आगे चल के हम बहुत सारे बैंकों को भी इसका पायलट देंगे। बैंक के क्लाउडिफिकेशन हमारी तरफ से चलता रहेगा। मेरा आप सभी से फिर से अनुरोध है कि हमारे सोशल मीडिया में ये सभी चीज़ों के बारे में हमारी बात होती है, डिस्कशन होती है, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग list_software हमारा सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी हमारा कंटेंट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कस्टमर्स हमारे FIR यूज़ कर रहे हैं उनको और उसका ज़्यादा उपयोग लेने की मैं अनुरोध करूँगा। मैं चाहूँगा FIR से आप हमें प्रॉब्लम जब रिपोर्ट करते हैं, आप भी जानते हैं आपके प्रॉब्लम का रिकॉर्डिंग होती है और उस 1 मिनट के रिकॉर्डिंग में हम आपके प्रॉब्लम क्या है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा स्पेशल अनुरोध है आप सभी से कि आप FIR को यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। अभी इस बार हमारी तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड काम है इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमें ये आशा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सभी को बहुत उपयोगी रहेगा। कौन से एरिया में हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें कैसे उपयोग मिलेगा, इससे आपको कैसे उपयोग मिलेगा, ये मैं आगे वाले संवाद में और बहुत ज़्यादा बात करूंगा। हमारा कोशिश यही है कि हम टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करें ताकि आपको आपके बैंक और सोसाइटी चलाने में बहुत आसानी हो। बहुत सारा मेहनत करके करने वाले काम आसान तरीके से की जाए और हम और ज़्यादा बैंकिंग करें और ज़्यादा सोसाइटी को बढ़ाए, यही आपकी और हमारी आशा रहेगा। तो उसके चलते टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है और लिस्ट में इसके बारे में क्या हो रहा है इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आने वाले संवाद में करूँगा। तो ये था मेरी तरफ से जो बात मैं हर महीने आपके समक्ष रखता हूँ। हम सभी लोग फाइनेंशियल ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सभी को इस फाइनेंशियल ईयर एंड का बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करूंगा पिछले साल जितना बिजनेस आप लोगों ने किया उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस आप आगे वाले सालों में करें।
हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ रहें और हम सारे मिलके जो सहकारी क्षेत्र में जो हम सबको आगे बढ़ना है उसके ओर हम बढ़े। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ संवाद में जुड़ पाए। थैंक यू। यस, थैंक यू गिरीश सर। अभी हम लोग जैसे गिरीश सर ने बताया और उनके प्रेजेंटेशन में जो बात उन्होंने की कि हम सब लोग अभी मार्च के ये फाइनेंशियल ईयर एंड की तरफ जा रहे हैं और हमें इसकी कल्पना है कि आप सभी लोग ईयर एंड के प्रोसेस में वसूली के काम में बिजी रहेंगे। फिर भी आपने ये टाइम निकाल के इस संवाद को ज्वाइन किया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी हम लोग हमारे साथ ये सपोर्ट की टीम है जिसमें उमेश जी है, विनोद नामदे जी है और रियाज जी है। तो हम थोड़ा सा एक और जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम लोग ये ईयर एंड की प्रोसेस कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर से हम ईयर एंड जो करने वाले हैं इसमें क्या क्या खबरदारियां हमें लेनी चाहिए, इसके बारे में उमेश जी, विनोद जी और रियाज जी आपके साथ बात करेंगे। तो मैं उमेश जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखे। उमेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू नासिकर सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। आपकी स्क्रीन दिख रही है और हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। यू कैन कंटिन्यू। नमस्कार सभी को। मैं उमेश माने आपका लिस्ट संवाद में स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम ईयर एंड प्रोसेस को आसानी से और प्रैक्टिकल तरीके से करने को कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे ताकि आपका ईयर एंड स्मूथली कंप्लीट हो। इस प्रोसेस के बारे में हमने 11 मार्च को एक मेल सभी बैंकों को भेजा था जिसमें इसकी जानकारी हमने दी थी और एक चेकलिस्ट भी उसमें भेजी थी। आज हम इस सेशन में 4 मुख्य विषय को कवर करेंगे। ईयर एंड के प्री रिक्विजिट जो 31 मार्च से पहले किया जाता है, ईयर एंड के चेकलिस्ट जो ईयर एंड के दौरान किया जाता है, पोस्ट ईयर एंड एक्टिविटी जो ईयर एंड के बाद की जाती है। ये हमारे 3 मुख्य विषय होंगे। इन सभी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लिस्ट की तरफ से जो भी टीम होगी उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो अब हम इस सबसे पहले महत्वपूर्ण स्टेप प्री रिक्विजिट की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में मैं रियाज जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसके बारे में आपको बताएं। शुक्रिया उमेश सर जी। सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँ। सभी का स्वागत करता हूँ पहले सभी को। अभी सर ने जैसे बताया कि ईयर एंड की जो प्रोसेस अभी जो फिलहाल चलने वाली है, तो वो करने के लिए जो कुछ दिक्कतें आने वाली है यानी प्री रिक्वेस्ट जो हमने बनाई हुई है और उसका प्रिकॉशन किस तरह लेना पड़ेगा, तो ये लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो पहले हम जो करने वाले हैं चेकलिस्ट के दौरान कि सिस्टम में अपना लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है चेक करना पड़ेगा। अगर कोई न्यू स्कीम आपने बनाई हुई है तो उसका इंटरेस्ट या पेनाल्टी प्रॉपर कैलकुलेट होता है या दिक्कत कुछ आती है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। इसी के साथ इनऑपरेटिव डॉक्यूमेंट पैरामीटर सेटिंग आपने की है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसका रिव्यू करना आपको पड़ेगा। ऑडियो कैलकुलेशन सही होता है या उसमें कुछ दिक्कत है तो आपको वो चेकआउट करना पड़ेगा। एनपी आर्टिफिशियल सही हो रहा है या कुछ रिपोर्ट्स में गलत आ रहा है तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एचओ और ब्रांच बैलेंस समरी सही है या मिसमैच आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये चेक्स सही नहीं होंगे तो ये रेट में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ रिकंसिस्टेंट स्टेटमेंट मिसमैच नहीं हो रहा है, अपना प्रीवियस ईयर का ईयर एंड कंप्लीट हो चुका है, रिपीट कैलकुलेशन सही फ्रीक्वेंसी हमने सेट की है और अब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सही हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। एडवांस इंटरेस्ट पेनल्टी वेरीफाई करें, कुछ नई स्कीम में बनाई तो अभी का और पिछला वाला में कोई डिफरेंस आ रहा है तो चेक करना जरूरी होगा। एचओ इंटरेस्ट पैरामीटर चेक करें। मान लीजिए पिछले साल ब्रांच को आपने 1% से डेबिट और 7% क्रेडिट दिया हुआ है, अगर इस साल अगर उसके इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो उसी तरह आपने हमारे सॉफ्टवेयर एचओ सॉफ्टवेयर में फिलअप किए हैं तो ये आपको चेक करना पड़ेगा।
मैनुअल पेनल्टी प्रोसेस करें। यानी मान लीजिए सिस्टमिक छोड़ के अगर आपने कोई पेनल्टी हमें प्रोसेस करने के लिए दी है, तो आपने वो पेनल्टी वहां पे प्रोसेस करने के लिए दी है क्या? अगर दी है तो वो प्रॉपर वर्क करती है या आपको चेक करना पड़ेगा। इसी के साथ इन्वेंटरी स्टॉक बैलेंस सही है या कुछ गलत है, तो ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सभी स्टेप्स स्मूथ करने के लिए करना बहुत जरूरी है। अभी मैं अगर आप स्टेप्स बताने के लिए विनोद जी को मैं आग्रह करूंगा। हैंड ओवर टू विनोद जी। थैंक यू रियाज जी। मैं विनोद आपका सबका स्वागत करता हूँ। ये रन करने से पहले ये रन की चेकलिस्ट है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे टेबल पे सफिशिएंट है कि नहीं, डेटाबेस पे सर्वर का डेट, सिस्टम का डेट, डीप कैलकुलेशन किया गया है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट का अमोर्टाइजेशन हुआ है कि नहीं, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो अगर मैन्युअली पेनल्टी कोई पोस्ट करते हो तो वो कर दिए कि नहीं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, रिबेट कैलकुलेशन, इनऑपरेटेड डोरमेंट मार्किंग, ये सभी जो चीजें हैं एनपीए क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, ये ईयर एंड स्टार्ट करने से पहले चेक करना है कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ईयर एंड कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे न्यू ईयर के लिए टीडीएस के पैरामीटर सबमिट करने पड़ेंगे। फिर जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। एटीएम और यूपीआई के ट्रांजेक्शन अगर कुछ अनपोस्टेड रहते हैं, वो पोस्ट हुए कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। ईयर एंड कंप्लीशन के बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस जीरो हुआ है कि नहीं, बिफोर आफ्टर सभी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। सपोर्ट के लिए, ईयर एंड सपोर्ट के लिए हमारी टीम रहेगी। जो भी बैंक के अकाउंट मैनेजर है वो लेवल 1 पे सपोर्ट करेंगे, और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए जो भी टीम लीडर्स है और मैनेजर्स है वो सपोर्ट के लिए रेडी रहेंगे। आशा है कि आपका ईयर एंड स्मूथली हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू उमेश जी एंड टीम। तो अभी जैसे उमेश जी और रियाज जी और विनोद जी ने आपको जानकारी दी कि आपका ईयर एंड स्मूथ हो जाए, इसलिए किस तरीके की हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। तो आप सभी लोग अभी 3-4 दिन हमारे पास है, तो आप यूएटी एनवायरनमेंट पे ये सब चीज़ें एक बार कंफर्म कर लो, ताकि एक्चुअल ईयर एंड करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत आए तो हम लोग है, हमारी टीम है अभी जैसे हमने बताया वैसे टीम आपके लिए रहेगी। बट हमारी यही आशा रहती है कि आप हमारे सपोर्ट के बिना ईयर एंड करें, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहता है और हमारे लिए अच्छा रहता है, ताकि दोनों को इजी हो जाए और आपका ईयर एंड स्मूथ हो जाए। अभी हम लोग जिस इवेंट के लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और जिन मान्यवर से हम उनके विचार जानना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, मंगेश दहेड़कर जी को, और उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपके विचार आपके सामने रखें। तो मंगेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? Yeah. So, if you are talking, please unmute yourself. मंगेश जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, क्लियर एंड लाउड। थैंक यू। तो Thank you, मैं sir. लिस्ट के इस संवाद के सेशन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आप अपनी बात शुरू करें। मैं ओवर टू यू। हाँ जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर प्लीज। थैंक यू। शुरू करते हैं। हाँ जी। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ लिस्ट टीम का, कि जिन्होंने बैंक्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आज मुझे ये मौका दिया है। धन्यवाद। थोड़ा आप सबसे भी एक हम लोग जैसे ही शुरू करें उससे पहले अगर थोड़ी मेरी हिंदी आपको समझ में ना आए तो उसके लिए थोड़ा मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आशा है कि आप समझ पाए। थोड़ा सा यस। शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही होगी, सहकार से समृद्धि। ये लाइन पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने काफी बार सुनी है, मतलब केंद्र से लेके राज्य तक और हमारे आसपास ये लाइन काफी बार बोली जा रही है। और हम लोग सोचते रहते हैं कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स में काम कर रहे हैं और ये लाइन के इम्पैक्ट के बाद हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है,
हमारी बैंक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ये क्यों इतना जरूरी है कि हर कोई, ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए है, ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी पॉलिसीज बताने के लिए है, या एग्जैक्ट क्या है सहकार से समृद्धि। तो आप अगर कुछ महीने पहले केंद्र सरकार की कुछ बातें सुनी होंगी आपने, या फिर प्रधानमंत्री जी से आपने उनके भाषण में सुना होगा कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की बनानी है। उसके बाद जब हमने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया था कि अभी हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास मूव हो रहे हैं, और अगले कुछ सालों में हम लोग $5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है कि हम लोग 4 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन के पास पहुंचने वाले हैं, या हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना चुके हैं, उस वक्त गवर्नमेंट फिर से एक बार एक स्टेटमेंट देती है कि हमें सहकार से समृद्धि लानी है। अब इन दोनों बातों को अगर आप साथ में जोड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी अगर बढ़ानी है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी परचेस पावर है उसे बढ़ाना है। लेकिन परचेस पावर अगर हमको बढ़ानी है तो किसकी बढ़ानी है? यानी कि ये सिर्फ पुणे में बैठ के बढ़ानी है, ये सिर्फ मुंबई में बैठ के बढ़ानी है, ये सिर्फ बैंगलोर के या फिर मेट्रोज में बढ़ानी है, या ये गांव में भी ये परचेस पावर बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट को पता है, शासन ये जानता है कि अगर हमको सिर्फ इकोनॉमी बढ़ा के देश आगे नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी के साथ साथ हमें दूसरी सबसे अहम चीज बढ़ानी होती है, और वो होता है हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ाना। मैं आपको आज जो हमारे पास अगले 20 मिनट है, उसमें आपको सिर्फ मैं आपको एक 5 से 6 स्लाइड्स बताऊंगा, और 5 से 6 स्लाइड्स के साथ में 2 स्टोरीज भी आपको सुनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इन 6 चीजों में आप समझ जाओगे कि जरूरी कितना है कोऑपरेटिव सेगमेंट, और कोऑपरेटिव सेगमेंट के साथ में हमको, या हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका रोल एग्जैक्ट इस इकोनॉमी में क्या गवर्नमेंट देख रहा है आगे चल के प्ले करना है। तो सबसे पहला सवाल कि सहकार से समृद्धि जो है वो सहकार से ही क्यों लानी है? वो तो नेशनलाइज्ड बैंक है, अर्बन ये कमर्शियल बैंक्स है, एनबीएफसीज है, तो उनसे भी तो समृद्धि ला सकती है, इकोनॉमी उनसे भी तो बढ़ सकती है, तो सहकार से ही क्यों? तो एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, शायद आपने भी सुना होगा, कि एक छोटा लड़का होता है गांव में, जो उसके भेड़ बकरियां होती है वो चराता है। तो चराते वक्त उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। गाड़ी का हॉर्न बजता है, कांच थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कांच में से एक हाथ आके उस बच्चे को नजदीक बुलाता है। बच्चा नजदीक जाता है, नजदीक जाने के बाद उन दोनों में थोड़ा संवाद होता है, और संवाद होने के बाद में गाड़ी का कांच फिर से ऊपर हो जाता है, गाड़ी यू टर्न लेती है और वहां से निकल जाती है। ये जो सब कुछ चल रहा होता है उस बच्चे में और उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा होता है उनमें, ये सारी चीजें, वहां बाजू में एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए रहते हैं, वो देखते हैं, वो उस बच्चे को बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि कृष्णा इधर आ। तो कृष्णा वहां पे जाता है, पूछता है क्या बाबा? लेकिन अभी आप, मैंने देखा उस गाड़ी वाले के साथ तुम्हारी कुछ बात हुई थी और वो यहाँ से वापस चला गया, तो क्या बात हुई उससे? बोले कुछ नहीं, वो मंदिर के दर्शन करने आया था गाँव के, और रास्ता पूछ रहा था। तो उसने कहा तो वो गाड़ी वापस क्यों गई? उसने कहा कि मैंने उसे रास्ता बता दिया। तो बोले, रास्ता तो यहाँ से आगे जा रहा है, तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया? तो बच्चा कहता है कि अगर वो गाड़ी यहाँ से जाती थी तो मेरे ऊपर धूल उड़ा के जाती थी, मेरी जो भेड़ बकरी है उनको मुझे बाजू हटाना पड़ता था। उल्टा से उसके पास तो गाड़ी है, क्या प्रॉब्लम है उसको अगर वो घूम के दूसरे रास्ते से चला जाए दूर के भी? तो बाबा हंस देते हैं। हम लोग को भी थोड़ी हंसी आ जाती है कि बच्चा थोड़ा नटखट है, नाम ही कृष्णा है तो थोड़ा नाटक होगा ही। लेकिन इसके पीछे अगर हम लोग थोड़ा सोचे तो उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि 10-12 साल का बच्चा है, जिसके पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जो दोपहर में भरी धूप में, जिस जो ये उसका वक्त स्कूल जाने का था, तो वो स्कूल छोड़ के भेड़ बकरियां चरा रहा है। और वो देख रहा है कि अगर मैं आज ये काम नहीं करूंगा तो शायद आज रात में मैं या मेरी माँ, मैं या मेरा परिवार, दोनों में से कोई एक ही खाना खाना, दूसरा जो है उसे भूखा सोना पड़ेगा। और एक तरफ ऐसी गाड़ी मेरे सामने आती है, उसमें ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसमें इस भरी दोपहर में भी एसी की ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ पर जो गैप हमको नजर आता है वो उस बच्चे के दिमाग में बैठ रहा है कि कोई इस देश में ही ऐसा रहता है जिसके पास जरूरत से भी ज्यादा चीजें हैं, जिसके पास, जिसे शायद उसको, मतलब वो खुद तो खा पाएगा, उसकी अगली कई पीढ़ियां भी बिना काम किए उसी पैसे पर आगे बढ़ सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं हूँ जो 10-12 साल का बच्चा है, और मेरे पढ़ने लिखने की उम्र में मुझे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं आज शाम में शायद नहीं खा पाऊँ। तो ये उसके दिमाग में बैठ रहा है आज। मतलब इतना सिचुएशन है कि कम से कम वो बच्चा कुछ खा रहा है, वो कमा रहा है, और रात में नींद में सो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन वो भूखा पेट ही सोना पड़ रहा है, तो वो क्या सोचेगा? तब वो उस गाड़ी को वापस नहीं जाने देगा, फिर वो गाड़ी को रोकने के लिए पत्थर उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और किसी और के पास इतना ज्यादा है। देखो, शासन कोई ये पता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सरकार को भी समझता है कि एक तरफ अगर पैसा देश को आगे बढ़ाना है, और दूसरी तरफ अगर हमें लोगों को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, लेकिन हर आदमी सोचता है कि मेरे जीवन में क्या सुधार हुआ। वही हम लोग सोचेंगे अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो मेरे जीवन में क्या सुधार आने वाला है, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि रिसोर्सेस पे, पैसे पे जो ज्यादा कमाएगा उसका ज्यादा अधिकार होता है, लेकिन जो रिसोर्सेस है देश के पास उसके ऊपर हम लोग कहते हैं समान अधिकार होता है। मतलब पानी पे समान अधिकार है, हवा पे समान अधिकार है, वो अधिकार कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से शासन को अगर देश को आगे बढ़ाना है, सिर्फ इकोनॉमी आगे बढ़ा के कुछ नहीं होगा, लोगों को भी आगे बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना है, तो हमें रूट कॉज पे काम करना होगा, हमें रूट में जाना होगा। तो रूट में कौन है अभी? तो गवर्नमेंट को भी पता है कि रूट में सहकार है, रूट में कोऑपरेटिव सेगमेंट है। गांव में जहां ब्रांचेस हमारी है, सहकारी बैंक्स होंगे, सहकारी पता संस्था होंगी, या सहकारी जो इतर संस्थाएं हैं उनकी शाखाएं जहां पर है, वहां पर नेशनलाइज बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कभी भी नहीं पहुंच सकते। और वहां पर अगर हमको पैसा पहुंचाना है तो हमारे पास सबसे जरूरी कौन से साधन है? तो सहकारी बैंक्स, अर्बन जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी। तो इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अब पिछले 18 सालों से हम लोग सहकार में काम कर रहे हैं। लगभग 30-40 हजार से ज्यादा जो हमारे पार्टिसिपेंट अब तक हमारे सेशंस में आ चुके हैं। लगभग कई सारी बैंक्स है, महाराष्ट्र में ही ज्यादा मैंने काम किया है, तो महाराष्ट्र की कई सारी बैंक है जो सैफ एक्शन में आरबीआई की थी, जो जिनके साथ हमने काम किया है, और वो पिछले कई सालों में धीरे धीरे करके आगे बढ़ी है, सैफ एक्शन से बाहर निकली। उससे भी कई बैंक्स इन चैलेंजेस को फेस कर रही थी कि हमारा एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे पास ट्रेन टीम नहीं है, हम लोग एक्सपांशन नहीं कर पा रहे। तो इन सभी बातों पर जब हमने काम किया तो हमें पता चला कि ये बहुत हम लोग फंसा हुआ जो है, तो वो बहुत बेसिक चीजों में हम लोग फंसे हुए। जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे अभी लिस्ट सॉफ्टवेयर में काफी सारा डेवलपमेंट बैंक्स को बताया है, तो अभी भी वो लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बैंक्स की नीड बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन वो डेवलपमेंट हम लोग यूज कितना कर रहे हैं? तो ये 18 सालों में काम करते करते कुछ चीजें है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए, कि हम अगर उसके ऊपर काम करें तो हमारी बैंक्स काफी डेवलप हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी बैंक्स डेवलप करना है, मतलब क्या करना है? तो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा कि फील गुड फैक्टर से हमको जाना है फील डिलाइट फैक्टर पे। अब फील गुड और फील डिलाइट में क्या फर्क होता है? जैसे अगर मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक में जाने के बाद में मुझे एक 4-5 कस्टमर लाइन में खड़े दिख रहे हो, मैं उस लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, मेरा काम अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाता है, तो आई फील गुड कि ठीक है, मैंने अंदाजा पकड़ा था कि मुझे 15-20 मिनट या आधा घंटा लगने वाला है काम के लिए, मेरे 15-20 मिनट, आधा घंटे में मेरा काम हो गया, और मैं वहां से निकला। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर मैं बैंक में एंट्री करता हूँ, बैंक में एंट्री करते हुए कोई मुझे अटेंड करता है, सर आपका क्या काम है? अगर मैं उनको बताता हूँ सर मुझे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये विड्रॉल करना है, और वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, आप यहाँ सोफे पे बैठिए आराम से, आपके पैसे 2 मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे। और मेरी जेब में 1,000 रुपये लाके वो रख देता है, और मेरी कुछ रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स होती है वो ले लेता है, और मुझे कहता है सर आप चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, और उस 1-2 मिनट में वो सर्व भी मुझे हो जाता है। तो आई फील मेरा काम तो बहुत जल्दी हो गया है। और जो अंदर से मैं फील करता हूँ कि यार ये बैंक होना चाहिए, तो ऐसा है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिलाइटनेस। कि गुड हम कब फील करते हैं? जब हमारा काम हो रहा है, लेकिन डिलाइट हम कब फील करते हैं? जब हमारा काम हमारे एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा बाहर जाके होता है। अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे
अगर हमारी बैंक में किसी को अकाउंट ओपन करना है तो बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग उसका डिटेल ले लेते हैं, यानी कि नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्यों आपको अब बैंक में अकाउंट ओपन करना है, क्या नीड है आपकी, आपका इनकम कितना है, वगैरह वगैरह कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग उनसे पूछते हैं और उनको एक फॉर्म भरने के लिए देते हैं। फिर वो फॉर्म में हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि सर आप ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। कई सारी बैंक से जो अभी डिजिटल अकाउंट भी ओपन कर रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम है कि जो हमारी बैंक को रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम लोग उनके केवाईसी वेरीफाई कर लेते हैं। ये जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर बैंक का उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि अगर तरीके से इसके ऊपर से आपका एड्रेस क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनसे डिमांड की जाती है। हमारे कोऑपरेटिव बैंक में एक प्रोसेस होता है कि या तो उसको नॉमिनल मेंबर बनाना है या तो उसको परमानेंट मेंबर बनाना है। तो हमारा डिसीजन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ले लेता है और फिर हम लोग मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्हें मेंबर भी बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस के लिए एक अकाउंट ओपन होने के लिए अराउंड हाफ आवर या 1 घंटे का भी टाइम लग जाता है। कई बार प्रोसेस अगर थोड़ा लंबा हो तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या फिर हम लोग आज डॉक्यूमेंट लेके उनको कल पासबुक भी इशू कराते हैं। तो सेम टाइम अकाउंट ओपन होना, यानी कि 5-10 मिनट में हम लोग अकाउंट ओपन कर पाते हैं, तो ऐसा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरी ओर चलते हैं, अगर मुझे अकाउंट बंद करना है, अगर मुझे अकाउंट कई दिन हो गए मैं अकाउंट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया और मुझे अकाउंट क्लोज करना है, वट एवर जो भी रीजन, और फिर मैं बैंक में आता हूँ। बैंक में आने के बाद मुझे कितना वक्त लगता है अकाउंट बंद करने में? ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे क्या डिमांड करते हो कि सर आपका पासबुक या आपको जो चेकबुक हमने दिया है या एटीएम कार्ड जो हमने प्रोवाइड किया है वो आप जमा करवा दीजिए, और उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म पे 2 सिग्नेचर्स करनी होती है और उसके बाद प्रोसेस हो जाता है, अब मेरा अकाउंट बंद हो जाता है। जो भी कुछ पेमेंट आ रहे मेरे अकाउंट में है तो मुझे विड्रॉल करके या ट्रांसफर करके मिल जाता है। अकाउंट ओपन करने के लिए 2 घंटे से लेके 2 दिन तक का समय लगता है। अब अकाउंट बंद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा से लेके 1 घंटे का समय लगता है। यानी कि एक बैंक में अगर एक कस्टमर को एंट्री करना है तो हमने कई सारे बैरियर्स लगा के रखे हैं कि आपको केवाईसी लगेगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अप्रूवल्स लगेंगे, तब जाके बैंक में किसी को एंट्री मिलती है। लेकिन हमारा एग्जिट इतना इजी है। तो अगर इस तरह से हमारी बैंक्स में एंट्री के लिए इतने बैरियर्स और एग्जिट के लिए इतना इजी रहेगा, तो एग्जैक्ट इसमें आप बैंक की सोच देखिए, हमारी खुद की सोच देखिए कि कस्टमर को एंट्री करने के लिए हम लोग इतने बैरियर्स लगा रहे हैं, और कस्टमर अगर बाहर जाना चाहता है तो कितना इजीएस्ट वे हमने उसको दे दिया है कि आप इमिडिएटली बाहर जा सकते हो। तो कस्टमर क्या फील करेगा कि यार मुझे अगर अकाउंट ओपन करना है तो इतने सारे बैरियर्स है, तो मैं अकाउंट क्यों ओपन करूं, और मल्टीपल अकाउंट्स मुझे क्यों चाहिए। दूसरा, अकाउंट बंद करते वक्त मतलब कोई अगर जा रहा है तो हमें थोड़ा बुरा लगना चाहिए, थोड़ा दुख होना चाहिए कि यार मेरा कस्टमर जा रहा है, मुझे उससे कन्विंस करना चाहिए, एक लेवल होनी चाहिए। दूसरा, जैसे आप अगर कमर्शियल बैंक्स में देखोगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए कमर्शियल बैंक्स में बहुत इजी प्रोसेस है। विद इन मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको चेकबुक इशू हो जाता है, आपका एटीएम कार्ड आ जाता है, आपको एक रेडीमेड किट मिल जाता है हाथ में, और जो फील उसको दिया जाता है वहां पे कि ठीक है सर आपका, उसके चार्जेस है डेफिनेटली वो हाई चार्जेस, मतलब कुछ बड़ी बैंक्स का अपना 19 टाइप्स के अलग अलग चार्जेस वो लोग लगाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में तो 1-2 चार्जेस से ज्यादा हम लोग लगाते भी नहीं है। लेकिन फिर भी कस्टमर वहाँ डिलाइटनेस फील करता है। कस्टमर सोचता है कि ठीक है चार्जेस लग रहा है लेकिन मुझे सर्विस मिल रहा है। तो हमें इस प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए कि कस्टमर का एंट्री बैरियर जो है वो कितना कम कर सकते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर के वेंडर से हमने बात करनी चाहिए कि सर इसे ओपन अकाउंट ओपन करने में हम लोग आप कितना टेक्नोलॉजी लेवल पे हमको हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये सोचे कि हमारा कस्टमर को लगे ही नहीं कि सर बैंक के काम के लिए वक्त भी लगता है। दूसरा, अगर वो एग्जिट करना चाहे तो उसे ये फील होना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है अगर मैं बैंक से एग्जिट करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप जैसे हम लोग पूरा करते हैं तो उसके बाद अगर आप टाइटल देख पा रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा यूनिक मार्केट पोजीशनिंग। अभी यूनिक मार्केट पोजीशनिंग हमारे के लिए क्या है? तो जनरली सभी हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो एफडी है, आरडी है, हमारा सेविंग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट होगा, या लोन प्रोडक्ट्स में गोल्ड लोन होगा, एग्री लोन या होम लोन, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बिजनेस लोन, इस तरह से हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये प्रोडक्ट्स हमारी सारी बैंक्स में, मतलब जो बैंक्स यहाँ अवेलेबल है, या 1500 राउंड 1452 बैंक्स जो अभी अभी एग्जिस्ट है, तो ये सारी कोऑपरेटिव बैंक्स में सिमिलर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। अब
थोड़ा सा अगर हम लोग ये देखें कि हमारे सब प्रोडक्ट्स, सभी बैंक्स के सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे ही है, लेकिन हमारे बैंक्स, हमारे प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो अभी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि एक करंट अकाउंट जो मेरे एरिया में और दो चार बैंक्स भी है, जो कमर्शियल बैंक्स होगा, नेशनलाइज होगा, या और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी या संस्था होंगी, तो ये सारे भी करंट अकाउंट में और मेरे करंट अकाउंट में क्या फर्क है कि जो क्लाइंट है वो मेरे पास ही आएगा। अब क्लाइंट मेरे पास क्यों आ रहा है, तो उसको जो सर्विसेज चाहिए वो मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो नेशनलाइज बैंक्स भी दे रही है, वो कमर्शियल बैंक्स भी दे रही है, वो कोई संस्था भी प्रोवाइड कर रहा है। मेरी ही बैंक में ये क्यों आएगा, तो सबसे पहले मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी है तो सबसे पहले तो आप मार्केट ढूंढो कि मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्या है। अगर आपको मार्केट नहीं मिल रहा है तो आपको प्रोडक्ट भी बदलना पड़ेगा। करंट अकाउंट में मैं और कैसी फैसिलिटी दूं कि जो अदर बैंक्स नहीं दे रही है, और अदर बैंक्स नहीं भी दे रही है लेकिन वो कस्टमर की नीड भी है। अब ये इसके लिए हमारे आरबीआई के नॉर्म्स है, जिसको आउट ऑफ बॉक्स करके हम लोग कोई स्कीम नहीं डिजाइन कर सकते। मतलब करंट अकाउंट पे हम लोग कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते कि चलो हमने करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट दीजिए तो ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, तो जो नॉर्म्स है उसी में बैठना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक आदिवासी एरिया में, जंगल एरिया में रहता है एक बच्चा। तो वो एक न्यूज़ पढ़ता है और वो सोचता है कि यार ये न्यूज़ जो है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे मराठी में उसको बोलता है कि सुदृढ़ मांजर जो बिल्ली होती है, उन उसमें सबसे हेल्दी किसके है, ऐसा ही कंपटीशन हमारे पूना में शुरू हो जाती है। तो बोलता है यार ठीक है, मुझे भी अपनी बिल्ली को लेके जाना है, मुझे भी अपने कैट को लेके जाना है और उसमें पार्टिसिपेट करवाना है। तो चला जाता है ट्रेन पकड़ के, और सब लोग वहां सोचते हैं कि यार यार ये क्या परफॉर्म करेगा। तो ये हाँ, जो उसको प्रॉब्लम होती है कि यार परफॉर्मेंस में तेरे पास खुद पहनने के लिए कपड़े नहीं, तेरी खुद की तबीयत ऐसी देख ली कि तू इतना खुद ही वीक है तो तू क्या पार्टिसिपेट करेगा। तो वो कहता है नहीं ठीक है, मुझे करने तो दो आप पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट वो करता है, और अ, सभी लोगों को लगता है कि इसका, ये खुद ही, इसके लिए पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या इसके बिल्ली को खिलाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसा पता चलता है कि ये जीत गया है, इसने जो कैट लाया था वो सबसे हेल्दी है। तो सब लोग उसको पूछते हैं कि क्या भाई क्या हुआ, ये तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, इतना अच्छा हेल्दी एनिमल आप कहाँ से लेके आए, हेल्दी बिल्ली आपने कहाँ से लाई। तो वो कहता है कि ठीक है, आप अगर मेरा प्राइस वापस नहीं लोगे तो मैं बताता हूँ। तो उसे कहा जाता है ठीक है, अभी आप बताओ तो सही, प्राइस वापस नहीं लेगा, वो तो मिल गया आपको। तो कहता है कि भाई ये बिल्ली नहीं है, ये शेर है और इसे कुछ खाने को लिए नहीं मिला है। तो इतने दिन ये बगैर खाए रहा तो ये छोटा दिख रहा है, और मैंने उसे उठा के लाया था तो आपको लगा कि वो कैट फैमिली से वो बिल्ली है, तो मैंने उसी को यहाँ खड़ा कर दिया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन से जगह पे हमें खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये किसके लिए है, जैसे हमारे लोन प्रोडक्ट्स है, हमारे सेविंग अकाउंट्स है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कासा बैलेंस हमारे पास काफी कम होता है, ताकि उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है काफी हाई लेवल पे आ जाता है, यानी कि 8% 9% तक कभी कभी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड चला जाता है बिकॉज ऑफ कासा बैलेंसेस की हमारे पास, मतलब 10-20% से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते टोटल डिपॉजिट में। तो क्यों नहीं हमारा कासा आगे बढ़ पाता है, तो उसके लिए यही एक जरूरी है कि कासा अगर बढ़ाना है तो जो जनरेशन्स है, यंग जनरेशन्स है, तो उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी एफडी में, वो इंटरेस्टेड है फास्ट सर्विस में। जैसे कि अगर हम लोग सेविंग अकाउंट उसको विद इन मिनट्स में ओपन करके दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर वहां पे मेरे बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड से है, वो आईटी फील्ड से है, वो मेडिकल फील्ड से है, वो ऐसे किसी बैकग्राउंड से है जहां से उसकी अर्निंग काफी अच्छी आ रही है, तो उसके लिए उसके रिटर्न्स ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए मायने क्या रखते हैं, तो उसको मिलने वाली सर्विस 24 आवर्स वो रिक्वायर्ड है। मेरी बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है क्या, और इस मार्केट को मैं टैग कर पा रहा हूँ क्या। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स में आ रही है कि हम लोग यंगस्टर्स को, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारे सेविंग अकाउंट्स है, जो हमारे एफडी है, जो हमारे लोन प्रोडक्ट्स है, वो इस सेगमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा आईटी का जो बजट है वो हमने काफी पीछे रखा है, हम लोग वहां आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जैसे अभी लिस्ट सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं जाएंगी
सॉफ्टवेयर सीबीएस वेंडर्स के पास कि सर ये भी हमारे रिक्वायरमेंट है, हमको इस कस्टम सेगमेंट को टैकल करना है, तब तक वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब लोग उनका डेवलपमेंट आता है तो हमारी भी ये सोच होनी चाहिए कि अगर जैसे एआई अभी एक फीचर लास्ट प्रेजेंटेशन में सर ने बताया, तो डेफिनेटली अगर सॉफ्टवेयर वेंडर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से हमारी बैंक में इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से हम लोग इस उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये होता है प्रोडक्ट इकोसिस्टम। ये बहुत जरूरी है और ये कोऑपरेटिव ने ही सबसे अच्छी तरह से समझा है कि ये प्रोडक्ट इकोसिस्टम क्या होता है। कि हमने प्रोडक्ट पोजीशनिंग तो देख लिया, लेकिन इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम ये होता है कि जब बैंक के पास बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे कि पैसा नहीं है तो हम लोग लोन कहाँ से देंगे। देखो, एक गांव में या एक एरिया अगर हम पर्टिकुलर पकड़ते हैं, तो वहाँ बैंक की जरूरत क्या होती है। बैंक की जरूरत इसलिए होती है कि जिसके पास पैसा है वो बैंक में रख सके, और जिसको जरूरत है वहां उसे हम लोग लोन प्रोवाइड कर सके। और अगर ये दोनों नहीं है, यानी कि बैंक ही नहीं है, तो ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां से ये पैसे का एक्सचेंज कर पाए। तो इसके लिए हमारी बैंक एग्जिस्ट करती है। अब बैंक पैसे नहीं छाप रहा है, डिपॉजिटर है जो बैंक के पास पैसे रख रहा है, और लोन होल्डर को बैंक प्रोवाइड कर रहा है। अब लोन होल्डर अपने पास पैसा रख नहीं रहा है, वो फिर क्या करता है, उसकी जो नीड है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले, तो मैंने अगर 10,000 रुपए मेरे पास मैंने बैंक से विड्रॉल किया है, तो मैं उसे कहीं ना कहीं खर्च कर रहा हूँ। मैं उससे टीवी ले रहा हूँ, मैं उससे कोई ग्रोसरी परचेस कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसे मेरे बच्चों की फीस पेड कर रहा हूँ, और वो पैसा मेरी जेब से निकल के किसी और की जेब में जा रहा है, जो भी मेरे ही गांव में रहने वाली व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति की जेब में भी वो पैसा नहीं है, वो भी उसे आगे कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। तो हर कोई पैसा या तो खर्च कर रहा है या तो उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। हर किसी के घर में कोई पैसा स्टोर करके नहीं रखता है। तो ये जो पैसा है ये घूम रहा है। अब इस इकोसिस्टम में ये जो पैसा घूम रहा है, इसको देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ने काफी पुराना और अच्छा मॉडल इसमें इम्प्लीमेंट किया था। तो शुगर फैक्ट्रीज वाला, कि जहां पर ये बैंक्स जो है ये शुगर फैक्ट्रीज को लोन देते हैं। शुगर फैक्ट्रीज और उसके अंडर जो फार्मर्स है, जो शुगर कैन प्रोड्यूसर है, उनको ये लोन मिलता है। जैसे ही इनका क्रॉप्स निकलता है, ये क्रॉप्स परचेस करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है, शुगर फैक्ट्रीज है। यानी कि फार्मर को अगर बैंक लोन देती है, तो उसका क्रॉप जो है वो किसके पास चला जाता है, तो शुगर फैक्ट्रीज के पास। शुगर फैक्ट्री उसमें से पेमेंट डिडक्शन करती है फार्मर का, और वो ईएमआई या जो लोन है उसे क्लोज कर दिया जाता है, और बाकी पैसे फार्मर को मिल जाते हैं। यानी कि बैंक्स का लोन सिक्योर हो जाता है। इसका जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा, डेफिनेटली ये उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर यहाँ पे कुछ लूप होल्स रह गए थे, तो फिर ये लोन शायद डिफॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसके पीछे की कंसेप्ट समझे, और शुगर फैक्ट्री, वो फार्मर और बैंक, इन तीनों को अगर हम लोग उसकी जगह पे हर कोई अगर अपना काम ठीक तरीके से करता है, तो डेफिनेटली एक इकोसिस्टम बन जाता है। अब बैंक का पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, बैंक का पैसा फार्मर के पास जा रहा है, फार्मर उसे क्रॉप में लगा रहा है, क्रॉप का आने वाला पैसा शुगर फैक्ट्री के पास, शुगर फैक्ट्री से फिर से ये आ रहा है आपकी बैंक के पास। यानी कि एक ही एरिया में पैसा घूम रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री भी पैसा किसके पास रख रहा है, बैंक के पास। फार्मर भी उसका पैसा हर कोई निकाल के नहीं लेके जा रहा है, वो भी बैंक के पास रख रहा है। और बैंक का लोन बुक भी बढ़ रहा है, बैंक का डिपॉजिट का बुक भी बढ़ रहा है, भले ही पैसा बाहर से आए या ना आए। सेम एक और प्रोडक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं, इसी से सिमिलर प्रोडक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन, जो कमर्शियल बैंक्स में अभी काफी सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है और काफी अच्छा चल रहा है। तो सप्लाई चेन का प्रोडक्ट हमारे कॉर्पोरेट सेगमेंट में अब तक नहीं आया है। ये सेम जो शुगर फैक्ट्री वाला अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, सप्लाई चेन का एग्जांपल उसी तरह से होता है। मान लीजिए, जैसे अगर मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मुझे मोबाइल के कुछ ब्रांड से मोबाइल परचेस करना है, तो इनकी भी चेन है कि मैन्युफैक्चरर है, उसके अंडर उसका स्टॉकिस्ट है, उसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर रिटेलर होगा, और रिटेल के बाद कंज्यूमर है। तो ये जो चैन है, अगर हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि अगर अ, हमारा टाइप होलसेलर से भी है, हमारा रिटेलर से भी है, और हम लोग रिटेलर को लोन दे रहे हैं, तो होलसेलर की गारंटी पे हम लोग रिटेलर को लोन देते हैं। काफी सारे कमर्शियल बैंक इसी तरह से करते हैं कि भाई अगर रिटेलर को माल चाहिए, तो पेमेंट जो है वो बैंक करेगा, और वसूली जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो वो उस होलसेलर के गारंटी पे रहेगा। तो ये चेन जोड़ते ही पैसा जो है वो बैंक के पास घूम के वापस आ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे इकोसिस्टम हमारे गांव में भी होते हैं, कि जिस
जो रिटेलर होगा या जो होलसेलर होगा उसका अकाउंट भी हमारी बैंक में, जिससे उसे पैसे देना है या लेना है रिटेलर के पास, तो उसका अकाउंट भी हमारे बैंक में, और जो एंड यूजर कस्टमर भी होगा उसका अकाउंट भी अगर हमारे ही बैंक में है, पैसा किसी की भी जेब में जाए, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कभी भी कम नहीं होगा और हमारा ही पैसा हमें इंटरेस्ट अर्निंग करके देगा। तो इससे एक तो हमारा कासा बैलेंस बढ़ेगा, और दूसरा जो लोन बुक है वो क्लीन रहेगा, उसमें डिफॉल्ट रेशियो हमेशा कम आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक इकोसिस्टम अगर हम लोग हमारी बैंक में बना सकते हैं, जैसे मिल्क इंडस्ट्री में है, जैसे फार्मिंग या शुगर केन इंडस्ट्री में ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक्स ने या खासकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ने काफी अच्छा सेगमेंट उन्होंने चूज किया और बनाया है। काफी, जैसे सतारा डिस्ट्रिक्ट एक कोऑपरेटिव बैंक है जो काफी अच्छा इसमें काम करती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट जो बैंक है वो भी इसमें इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे इन बैंक की अगर हम लोग स्टडी करें तो ये काफी पॉजिटिवली इस प्रोडक्ट को चला रहे हैं। और कमर्शियल बैंक्स में अगर हम लोग देखें, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उन सारी बैंक्स की हम लोग स्टडी करें तो सप्लाई चेन जैसे प्रोडक्ट्स में ये लोग काफी अच्छा पोर्टफोलियो बना पा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में छोटे छोटे मॉडल में हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हमको देखना है कि आउटसोर्स मॉडल्स, तो ये आउटसोर्स डोमेन क्या है। आपने रिसेंटली अभी एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी देखा होगा, या आरबीआई का रिसेंटली गोल्ड लोन रिलेटेड एक सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर में आउटसोर्स या बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। अभी आउटसोर्स या बिजनेस करस्पॉन्डेंस मॉडल क्या होता है, तो ये ऑपरेशंस, सेल्स और आईटी ऐसे कई सारे डोमेन्स है जिसमें हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे बैंक है, हमारी बैंक 100 करोड़ की है, हमारी बैंक का डिपॉजिट 200 करोड़ है, 500 करोड़, 1000 करोड़ है, तो हमारा बजट उतना नहीं है कि हम लोग हर एक चीज खुद कर सके। हमारे पास उतना ट्रेन एम्प्लॉय नहीं है कि हर एक चीज हम लोग खुद कर सके। तो उसकी जगह हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर हम लोग को इस मॉडल को टेस्ट करना है, जैसे अगर मुझे एटीएम मेरी बैंक के लिए चाहिए, तो मैं खुद एटीएम बनाने नहीं लग जाता हूँ। मैं अपने कंसर्न सॉफ्टवेयर वेंडर से बात करता हूँ कि सर मुझे हमारी बैंक के लिए एक एटीएम लगवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वो एडवाइस करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ उसका पेमेंट करते हैं। उसका ऑपरेशंस जो होता है, जो बैकएंड सर्विसेज होती है, वो सारी सॉफ्टवेयर कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो उसमें हमारी बैंक खुद बनाने नहीं लगती है एटीएम को, वो सिर्फ ऑर्डर करती है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी जो होती है वो बाहर से परचेस करती है। इन हाउस टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं बनाते। जैसे अभी एक प्रीवियस स्लाइड्स में सर ने कहा था कि कई सारे आप बैंक्स है जो अभी इन हाउस जो आपका स्टोरेज होता है उसकी जगह क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्लाउड क्या है, ये आउटसोर्सिंग सर्विस है कि जो हमारे स्टोरेज को बाहर से सपोर्ट कर रही है, हमारा पूरा जो डेटा है वो कहीं सिक्योरली स्टोर किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग मॉडल हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स में आउटसोर्सिंग के लिए सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो वो लोग बनाते हैं वो लोन्स में है, कि हम लोग हमारे लोन्स आउटसोर्स कर सकते हैं। अब लोन क्यों आउटसोर्स करना है, तो उसका सोर्सिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अगर हम लोग एनबीएफसी या कमर्शियल बैंक के पास जाए तो उनके इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव बैंक से बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर भी हमारा पोर्टफोलियो सिक्योर प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा नहीं बन पा रहा है, जैसे होम लोन हो, जैसे गोल्ड लोन हो। तो ये होम लोन, लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या गोल्ड लोन हो, तो ये से प्राइवेट प्रोडक्ट्स के लिए कई सारी कंपनीज जो है, जैसे हम खुद भी इसमें काम करते हैं, तो ये सारी कंपनीज आपको हेल्प कर सकती है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। जैसे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे होम लोन में या गोल्ड लोन में, ये कोई और कंपनी बना रही है किसी बैंक के लिए। इसमें रिस्क फ्री क्या होता है, तो सबसे जरूरी ये होता है कि हमारी बैंक का जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो जीरो हो जाता है। हमें सोर्स करने के लिए सेल्स टीम आउट नहीं खुद की इंप्लीमेंट करनी है, ना ही हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। अगर बिजनेस हुआ तो ही हमें पे आउट देने हैं, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो हमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं आता है। तो ये सबसे, मतलब ये जो यूनिक सिस्टम बनाया गया था, तो ये कमर्शियल बैंक्स ने सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं है सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही इसमें है, नेशनलाइज बैंक्स है जिनके भी होम लोन या गोल्ड लोन के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के पोर्टफोलियोज है, जो ये बीसी कंपनीज या जो बिजनेस फैसिलिटेटर या जैसे हम कैसे आउटसोर्सिंग कंपनीज है वो मैनेज करते हैं। तो डेफिनेटली कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी आरबीआई ने ये डोर, इतने दिन तक सिर्फ विंडो ओपन था, तो अभी डोर भी ओपन हो गया है। तो आपको सर्कुलर्स अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे गोल्ड लोन रिगार्डिंग, इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो एटलीस्ट गोल्ड लोन या होम लोन जैसे जो प्रोडक्ट्स है जो हमारी बैंक के पोर्टफोलियो को क्लीन रख सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स के लिए डेफिनेटली मेरा सजेशन है कि हम लोग आउटसोर्सिंग मॉडल पे जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब आउटसोर्सिंग
मॉडल जो है, अब इसमें एक बात आपको और एक बता देता हूँ कि जैसे सिर्फ लोन प्रोडक्ट नहीं है, हम आपके पास अगर जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का ऑप्शन होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक टाइम फ्रेम हम सबको दिया गया है कि ये टाइम फ्रेम तक हमें वो डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अब तक फिजिकली हम लोग कहीं स्टोर करके रखते थे, जिसकी कॉस्ट और जैसे फिजिकली स्टोर करना, दोनों भी चीजें काफी पैसे के हिसाब से भी ज्यादा महंगी पड़ रही है, और उसके लिए जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए और उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो उसे डिजिटली हम लोग किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो ऐसे काफी सारी कंपनीज है कि जो इसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हम लोग कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं उसमें। और एक एडवांस लेवल अभी आ गया है कि डेली ऑडिट सिस्टम, जैसे मेरे बैंक में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी नए बैंक्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हर बैंक अभी क्या कर रहा है, तो जितने भी दिन भर में उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इवनिंग में स्कैन किए जाते हैं, या तो सेम टाइम जैसे उनके पास वक्त हो उसे स्कैन कर दिया जाता है। वो स्कैन हुआ डॉक्यूमेंट, एक टीम होती है जो ऑडिट टीम इसे फिर से वेरीफाई करती है, यानी कि सेम डे या नेक्स्ट डे हमारी बैंक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हैं या जितने भी रजिस्टर हमने मेंटेन किए हैं वो सारे एज पर हमारे सिस्टम से मैच कर रहे हैं, उसमें कोई पेंडेंसीज है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इमिडिएटली कंप्लायंस की जाती है और हमारी ब्रांचेस को या हमारी हेड ऑफिस टीम को इसका इंटीमेशन चला जाता है। जैसे हम लोग ईयरली ऑडिट पहले करते थे, फिर ईयरली ऑडिट से हम लोग क्वार्टरली ऑडिट पे आ गए, क्वार्टरली ऑडिट से हम लोग मंथली ऑडिट पे आ गए। अब मंथली ऑडिट से बैंक्स का जो ट्रांजेक्शन है वो कितना हेवी है कि हम लोग एक महीना रुक के अगर ऑडिट करेंगे तो सारे वाउचर्स, एक एक वाउचर हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं, एक एक फॉर्म हम लोग नहीं चेक कर सकते, तो उसके लिए हमको डेली ऑडिट पे आना पड़ता है। अब डेली ऑडिट फिजिकल अपीयरेंस में तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज ऑडिट टीम नहीं घूम सकती है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि उसको डिजिटल कराया जा सके। डेफिनेटली ये जो नया मॉडल है काफी सारी बैंक इसमें है, और काफी अच्छी तरीके से अभी डेली ऑडिट का जो मॉडल है वो भी बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आउटसोर्स मॉडल में हम लोग सिर्फ लोन्स या डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की आउटसोर्स नहीं कर सकते, तो उसके साथ में हम लोग हमारे कुछ ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स है वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट है जो प्रशिक्षण, जो आपको स्लाइड अगर सामने दिख रही होती है, प्रशिक्षण रिगार्डिंग है। अब आप कहेंगे कि कई सारे बैंक्स है अराउंड, जब मैं एक यवतमाल में गया था तो वहाँ एक बैंक थी अराउंड 90 ईयर्स प्लस उसको हो गए थे। तो 100 साल के ऊपर कुछ बैंक्स है जो इतने सालों से काम कर रही है और काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो वो भी बैंक, जब मैंने उनसे पूछा कि सर अभी आपके बैंक को तो 90 साल हो गए, 90 साल के बाद आप अ, क्या ट्रेनिंग उससे लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमने 90 साल इसीलिए हम लोग टिके हुए हैं इस मार्केट में क्योंकि हम हर साल या हर मंथली हमारे हर एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग ट्रेन करना बंद कर देंगे, जिस दिन हम लोग सिखाना या सीखना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा बैंक भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मुझे काफी अच्छी लगी उस बैंक की बात। तो वही कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सेगमेंट में प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे हम लोग कोऑपरेटिव में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग अराउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि 20-30 थाउजेंड एम्प्लॉयज को मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूँ, तो इसमें सारे ही कोऑपरेटिव बैंक्स के नहीं है, काफी सारे इसमें एनबीएफसीज भी है, कमर्शियल बैंक भी है। तो मुझे एक फर्क थोड़ा सा हमारे दोनों सेगमेंट में लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक में जो ट्रेनिंग्स होते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक में ये मोस्टली ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं या सिस्टम रिलेटेड ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ऑपरेशनल और सिस्टम रिलेटेड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस हमको करने हैं, लेकिन उसके साथ में ही सबसे जरूरी क्या होता है, तो जो हमारी सेवाएं हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, उनके ऊपर भी हमारे एसओपीज या हमारे जो पॉलिसीज है उसको हमको क्लियर करके उसकी ट्रेनिंग हमको देना है। अब एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियरली समझते हैं कि जैसे अगर आप किसी कमर्शियल बैंक में जाओगे और वहां पे जो होम लोन या मॉर्गेज लोन का जो एम्प्लॉय होगा, तो आप अगर उससे बात करेंगे तो उसे उस प्रोडक्ट का A to Z नॉलेज इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप उससे नींद से भी उठा के पूछोगे कि होम लोन में कि आप उसके नियम बताओ या होम लोन का आपका बैंक का स्कीम बताओ, तो उसे पता है। क्यों पता है उसे? क्योंकि उसे वही बताया जाता है। उसे उसके ज्वाइनिंग से लेके अगले कई सालों तक एक प्रोडक्ट पे ट्रेन किया जाता है। तो उसे उसकी पूरी लाइफ, मतलब काफी सारे जो 15-20-25 साल हो गए जिन लोग को, अगर वो एनबीएफसीज में या कमर्शियल बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो उसी सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। एक्सपर्टी अब उसमें आ गई है, वो कोई अलग प्रोडक्ट को नहीं देख रहा है। अब इतनी सारी वर्कफोर्स हमारे पास नहीं होती है, तो हमें एक ही एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी हम लोग इन्वॉल्व करें, अगर हम लोग उस व्यक्ति के
पर्सनैलिटी रिलेटेड भी ट्रेनिंग उसमें इन्वॉल्व करें, अगर हम लोग उसके आईटी स्किल पे काम करें, अगर हम लोग उसका स्पीड बढ़ाने पे ऊपर काम करें, ये जो थोड़े कमर्शियल ट्रेनिंग है, अगर वो भी हमारा कोऑपरेटिव सेगमेंट अडॉप्ट करता है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ऑपरेशनल ट्रेनिंग के साथ में ये सारी ट्रेनिंग्स भी हमारी बैंक्स को आगे लेके जाए, क्योंकि बैंक्स को अगर आगे लेके जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास ट्रेन वर्क फोर्स हो। अब ये वर्क फोर्स जो है वो मार्केट में कहीं भी रेडीमेड नहीं मिलेगा। मतलब अगर आज मैं कोऑपरेटिव बैंक्स का एक सर्कुलर आया था कुछ साल पहले, जिसमें सीईओ के लिए कुछ क्राइटेरिया, बैंक्स 100 करोड़ के ऊपर जो बैंक्स है उनमें सीईओ के लिए क्राइटेरियाज दिए थे। तो आप सभी को पता है कि उस क्राइटेरिया में हमारे सीईओ को बिठाने के लिए या उस क्राइटेरिया का सीईओ हमारे बैंक में अपॉइंट करने के लिए हमें कितनी दिक्कत आ रही है। आज भी कई सारी बैंक्स है जहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीईओ अवेलेबल नहीं है। तो कई सारी बैंक में डेप्यूटी सीईओ वही ये काम देख रहे हैं, कई सारी बैंक्स वेट कर रही है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सीईओ है वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें। तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमने आज तक जो ट्रेनिंग ली है वो सिर्फ ऑपरेशनल है। हमें थोड़ा सेल्स वाला ट्रेनिंग, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलप वाला, थोड़ा आईटी वाला ट्रेनिंग जो कमर्शियल बैंक या एनबीएफसी दे रहे हैं उसके हिसाब से भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वक्त मुझे मिला था 30 मिनट्स का आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो पूरा हो रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारे आज मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ डिस्कस करने के लिए आप सबसे बात करने के लिए आज मुझे ये चांस मिला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कुलकर्णी सर की सर आपकी वजह से आज इन सारी बैंक्स के साथ मैं थोड़ा डिस्कस कर पाया हूँ। डेफिनेटली मैं ट्रेनिंग इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अगर हम लोग दिन भर भी इन टॉपिक्स पे बात करें तो काफी वो टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे बात करने के लिए, आप सबसे संवाद करने के लिए ये चांस मिला है, और लिस्ट सॉफ्टवेयर और उनकी सारी टीम, कुलकर्णी सर, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये चांस दिया है, और सभी बैंक्स के आपने पिछले 30 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं। तो जो कुछ भी आप तक पहुंचा सका हूँ उसके लिए, और आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा ऐसा सोच रहा हूँ। तो आप सभी का फिर एक से धन्यवाद करता हूँ, और कुलकर्णी सर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर।